एक इंसान की मौत ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में तोड़ दिया और ये टूट आज भी जारी है। 1400 साल बाद भी ईरान और सऊदी अरेबिया एक दूसरे को आज दुश्मन मानते हैं। यमन में जंग चल रही है, इराक में खून बह रहा है, सीरिया तबाह हो गया और ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन है उसकी जड़ों में भी यही 1400 साल पुरानी कहानी छुपी है। ये सिर्फ एक मजहबी झगड़ा नहीं है दोस्तों, ये एक पावर का खेल है, पॉलिटिक्स का खेल है और ये खेल आज भी चल रहा है। इस वीडियो में इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे ट्रुथ्स हैं, अगर आपने जरा सा भी स्किप किया तो सब कुछ मिस हो जाएगा। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि इस चैनल पे जो हम बताते हैं वो और कोई शायद ही बताए। चलते हैं सीधा 632 एडी में। मदीना का शहर और प्रॉफिट मोहम्मद, जिन्होंने पूरे अरेबिया को एक कर दिया, जिन्होंने एक नए मजहब की नींव रखी, वो इस दुनिया से चले गए और यहाँ से शुरू हुआ वो सिलसिला जो आज तक खत्म नहीं हुआ। अब सोचो, जब कोई बड़ा लीडर चला जाता है तो सबसे पहला सवाल क्या होता है? यही कि अब आगे कौन? और यही सवाल एग्जैक्टली उस वक्त भी था। प्रॉफिट ने अपने पीछे कोई रिटन सक्सेसर नहीं छोड़ा था, कोई वसीयत नहीं थी, कोई क्लियरली डेजिग्नेटेड नेक्स्ट लीडर नहीं था। और इसी एक बात ने, इस एक साइलेंस ने इस्लाम को हमेशा के लिए दो हिस्सों में तोड़ दिया। मोहम्मद की मौत के बाद जो केओस हुआ वो सिर्फ एक रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं था, वो एक पॉलिटिकल पावर वैक्यूम था। और पावर वैक्यूम में हमेशा एक ही चीज होती है और वो होती है लड़ाई। अब यहाँ पे दो ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप कह रहा था कि लीडरशिप कम्युनिटी के बड़े लोगों को मिलकर डिसाइड करनी चाहिए। इनके हिसाब से अबू बकर, जो प्रॉफिट के करीब दोस्त थे, जिनके साथ उन्होंने मक्का और मदीना हिजरात की थी, वो सही लीडर है। दूसरा ग्रुप था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कहता था नहीं, लीडरशिप सिर्फ प्रॉफिट के खून में रहनी चाहिए, सिर्फ उनके परिवार में। और ये ग्रुप था अली इब्न अबी तालिब का, जो प्रॉफिट के कजिन भी थे और दामाद भी थे, मतलब उनकी बेटी फातिमा के पति। ये लोग कहते थे कि मोहम्मद ने खुद गदीर खुम की जगह पर अपनी वफद से कुछ वक्त पहले अली को अपना सक्सेसर घोषित किया था। अब यहाँ सीन ये था कि अबू बकर को कालिफ बना दिया गया था, पहले कालिफ। अली ने इस डिसीजन को माना, लेकिन दिल से नहीं। फिर अबू बकर के बाद उमर आए, दूसरे कालिफ। उमर के बाद उस्मान, तीसरे कालिफ। और जब उस्मान की 656 एडी में हत्या हुई तब अली को फाइनली कालिफ बनाया गया, चौथा कालिफ। लेकिन तब तक इतनी पॉलिटिक्स हो चुकी थी, इतना खून बह चुका था कि अली का खिलाफत भी शांति से नहीं चला। और फिर 661 एडी में अली भी शहीद कर दिए गए मस्जिद में नमाज के दौरान। और उनके बाद उनका बेटा हसन, उसने भी मुआविया से समझौता कर लिया, लेकिन ये समझौता था एक मजबूरी का समझौता। अब आता है वो मोमेंट जिसने इस्लाम को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और ये मोमेंट इतना ट्रेजिक है कि आज भी करोड़ों लोग इस मोमेंट के लिए रोते हैं। रुको, वो अगले टॉपिक में बताऊंगा। और उस एक दिन की जब कहानी सुनोगे ना तो आंखें नम हो जाएगी। 680 एडी, करबला, इराक। हुसैन इब्न अली, जो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे थे, अली और फातिमा के बेटे, वो एक छोटा सा काफिला लेकर निकल पड़ते हैं। उनके साथ सिर्फ 72 लोग थे और उनका सामना था याजिद की 30,000 की फौज से। याजिद मुआविया का बेटा, जो खुद को कालिफ कह रहा था। हुसैन ने याजिद की अथॉरिटी को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था ये जुल्म है, ये इस्लाम नहीं है। और करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को, जो आज अशुरा का नाम से जाना जाता है, हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया गया। उनके सर कलम कर दिए गए, उनके परिवार की औरतों को कैद कर दिया गया। ये वो लम्हा था जिसने एक इमोशनल, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन शुरू कर दिया था। जिन्होंने हुसैन का साथ दिया, जो अली की लाइन को फॉलो करते थे, वो बन गए शिया-ए अली, यानी अली के सपोर्टर्स। यही आगे चल के शिया बन गए। और जो मेजोरिटी थी, जो पहले 3 कालिफ्स को भी लेजिटिमेट मानती थी, जो कम्युनिटी कंसेंसस में बिलीव करती थी, वो बन गए सुन्नी, यानी सुन्नत के फॉलोअर्स। अब ये सिर्फ एक रिलीजियस स्प्लिट नहीं था। शिया लोग कहते थे कि लीडरशिप सिर्फ प्रॉफिट के खानदान के पास रहनी चाहिए, इन्हें कहते हैं इमाम। सुन्नी लोग कहते हैं कि कम्युनिटी मिल के मेंबर्स को चुन सकती है, इन्हें कहते हैं कालिफ। ये दो अलग गवर्नेंस फिलोसॉफीज है और इन्हीं दो फिलोसॉफीज ने 1400 साल की पॉलिटिकल हिस्ट्री शेप की है। अभी सुन्नी और शिया के बिलीव्स में और भी डिफरेंसेस हैं। शिया लोग 12 इमाम्स में बिलीव करते हैं, जिनमें से 12th इमाम को मेहदी मानते हैं, जो अभी गायब है और कयामत से पहले वापस आएंगे। सुन्नी लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। इबादत में, नमाज में, कैलेंडर्स में
कई डिफरेंसेस हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि शिया लोग करबला को एक एटर्नल ट्रेजेडी की तरह जीते हैं। मुहर्रम में मातम करते हैं, अशुरा के दिन रोते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक जुल्म के खिलाफ एक एटर्नल प्रोटेस्ट है। और ये इमोशनल डेप्थ ये शिया आइडेंटिटी का कोर है। लेकिन शिया जहां भी है, ईरान, इराक, लेबनान, बहरीन, यमन, वहां इनकी प्रेजेंस पॉलिटिकली बहुत पावरफुल है और इसका सीधा कनेक्शन है मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स से। लेकिन पहले एक और डायमेंशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक इंसान का एक डिसीजन सऊदी अरेबिया में पूरी दुनिया बदल सकता है। और ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप सीट बेल्ट बांध लो तो बेटर होगा। 1744 अरेबिया का डेजर्ट, एक आलिम मोहम्मद इब्न अब्द अल वाहब एक लोकल रूलर मोहम्मद इब्न सौद से मिलता है। ये मीटिंग एक डील थी। इब्न सौद को चाहिए थी रिलीजियस लेजिटिमेसी ताकि वो लोगों पर रूल कर सके। इब्न अब्द अल वाहब को चाहिए थी पॉलिटिकल पावर ताकि वो अपने स्ट्रिक्ट इस्लामिक इंटरप्रिटेशन को एनफोर्स कर सके। दोनों ने हाथ मिलाए और इस हाथ मिलाने से पैदा हुआ वहाबिज्म, एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो कहती है कि इस्लाम में कोई भी इनोवेशन हराम है, शिया प्रैक्टिसेस हराम है, सूफी प्रैक्टिसेस हराम है, श्रीन्स पे जाना हराम है। ये आइडियोलॉजी आगे चलकर सऊदी अरेबिया का ऑफिशियल स्टेट रिलीजन बन गए और तब 1938 में सऊदी अरेबिया में तेल मिला और फिर उस तेल का दरिया बन गया। तो सऊदी अरेबिया के पास था दोनों चीज, पैसा और आइडियोलॉजी। वहां भी सलाफी मदरसास खुलवाए, मॉस्क्यूज बनवाए, लिटरेचर डिस्ट्रीब्यूट करवाया और इस तरह एक खास तरह का सुन्नी इस्लाम दुनिया भर में एक्सपोर्ट हुआ। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, अफ्रीका में सऊदी मनी से जो इस्लाम फैला वो ऑफन ज्यादा कंजर्वेटिव था उस इस्लाम से जो पहले वहां था। और शिया के खिलाफ ये जो नैरेटिव था वो भी इस फंडिंग के साथ गया। यही रीजन है कि आज सऊदी अरेबिया सुन्नी वर्ल्ड का सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर है। मक्का और मदीना सऊदी अरेबिया में है जो हर मुस्लिम के लिए होली है और ये सऊदी अरेबिया को एक ऑटोमेटिक रिलीजियस अथॉरिटी देता है। अब चलते हैं ईरान। ईरान की कहानी बिल्कुल अलग है। 16th सेंचुरी में सफाविद डायनेस्टी ने ईरान पे रूल किया और उन्होंने एक पॉलिटिकल मास्टरपीस चलाया। उन्होंने शिया इस्लाम को ईरान का स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके सुन्नी नेबर्स थे ऑटोमन एम्पायर और उन्होंने सोचा अगर ईरान की एक रिलीजियस अलग आइडेंटिटी होगी तो लोग ऑटोमन रूल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये एक पॉलिटिकल टूल था, लेकिन इसका असर इतना गहरा पड़ा कि आज 90 to 95% ईरानियन शिया हैं। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ वॉलेंटरी नहीं थी, कई जगह फोर्स्ड कॉन्वर्सेशन भी हुए। लेकिन सेंचुरीज के बाद शिया इस्लाम ईरान की कल्चरल, इमोशनल और नेशनल आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। और फिर 1979 में आयतुल्लाह खोमेनी की इस्लामिक रेवोल्यूशन आई। शाह को हटाया गया जो अमेरिका का अलाय था और ईरान बन गया एक शिया थियोक्रेसी, एक ऐसा कंट्री जहां रिलीजियस लीडर्स ही पॉलिटिकल लीडर्स हैं। विलायत ए फकीह ये कॉन्सेप्ट जो कहता है कि एक सुप्रीम इस्लामिक जूरिस्ट ही सबसे ऊपर है, यही ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और तब से ईरान ने खुद को शिया मुस्लिम्स का ग्लोबल प्रोटेक्टर घोषित कर दिया। ईरान के पास एक विजन है, शिया क्रिसेंट, यानी एक शिया डोमिनेटेड कॉरिडोर जो ईरान से इराक, सीरिया, लेबनान तक जाता है और ये विजन सऊदी अरेबिया को सीधा चैलेंज करता है। यही है प्रॉक्सी वॉर का फ्यूल, यही है मिडिल ईस्ट की आग का राज। अब ये सब मॉडर्न पॉलिटिक्स में कैसे कनेक्ट होता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप न्यूज में सुनते हैं यमन वॉर, सीरिया क्राइसिस, लेबनान हिजबुल्लाह, इराक मिलिशिया, तो बिहाइंड द सीन यही सुन्नी और शिया डिवाइड चल रहा होता है। यमन में हाउदी रेबल्स हैं जो शिया हैं और ईरान बैक्ड हैं। उनका सामना है सऊदी लेड कोएलिशन से जो सुन्नी है। ये एक प्रॉक्सी वॉर है, ईरान वर्सेस सऊदी अरेबिया यमन की जमीन पे। सीरिया में असद एक अलवी है जो शिया का ही एक ब्रांच है। ईरान ने असद को बचाया। हिजबुल्लाह लेबनान का पावरफुल शिया मिलिटेंट ग्रुप ने भी लड़ाई की, रशिया भी साथ था। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, टर्की, कतर ने सुन्नी लेबल ग्रुप्स को सपोर्ट किया। इराक में सद्दाम हुसैन सुन्नी था और उसने शिया मेजॉरिटी पे डिकेड्स तक रूल किया, उन्हें सप्रेस किया। 2003 में अमेरिका ने सद्दाम को हटाया और सडनली शिया मेजॉरिटी पावर में आ गई। ईरान का इन्फ्लुएंस इराक में बढ़ने लगा, सऊदी अरेबिया घबरा गया। लेबनान में हिजबुल्लाह एक स्टेट के अंदर स्टेट की तरह काम करता है, ईरान की डायरेक्ट फंडिंग और वेपन से। बहरीन में शिया मेजॉरिटी तो है लेकिन सुन्नी किंग है।
और 2011 की अरब स्प्रिंग में जब शिया लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सऊदी अरेबिया ने फौज भेजी उन्हें रोकने के लिए। पाकिस्तान में भी शिया और सुन्नी के बीच टेंशन है और कुछ जगह तो डायरेक्टली सेक्टेरियन वायलेंस होती है। ये सिर्फ रिलीजन नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिक्स है, ये रिसोर्सेज का कंट्रोल है, ये रिलीजन डोमिनेंस का खेल है। और अब आता है वो टॉपिक जिसके लिए आप सब लोग बहुत वेट कर रहे थे, ईरान, इजराइल और अमेरिका, क्योंकि ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड है इस 1400 साल पुरानी डिवाइड से। अब सीधे बात करते हैं आज की दुनिया के सबसे एक्सप्लोसिव सिचुएशन के बारे में, ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। और इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए सुन्नी शिया डिवाइड को समझना एब्सोल्युटली जरूरी है। 1979 के बाद से ईरान और इजराइल ओपनली एनिमीज हैं। ईरान का इस्लामिक रिपब्लिक कहता है इजराइल को वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, इजराइल को मैप से मिटा दो। ये ईरान के लीडर्स यूज करते रहते हैं, लेकिन रियल गेम यहाँ है। ईरान ने एक पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। हिजबुल्लाह इन लेबनान डायरेक्टली ईरान की क्रिएशन, ईरान की फंडिंग, ईरान के वेपन्स। हमास इन गाजा, जब भी हमास में सुन्नी शिया डिफरेंसेस की बात आती है, वो सुन्नी है लेकिन ईरान ने उन्हें भी फंड किया है क्योंकि इजराइल एक कॉमन एनिमी है। हौथीज इन यमन जो इजराइल पे मिसाइल्स और ड्रोन्स मार रहे हैं और रेड सी में शिप्स रोक रहे हैं। इराकी मिलिशियस जो अमेरिकन बेसिस पे अटैक करते हैं। ये पूरा नेटवर्क, ये रिंग ऑफ फायर जो इजराइल के अराउंड है, ये ईरान का प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली शिया पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है। जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया और इजराइल ने गाजा पे बॉम्बिंग शुरू की, तब ये पूरा नेटवर्क एक्टिवेट हुआ। हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट्स मारे, हौथीस ने यमन से मिसाइल्स मारे, इराकी मिलिशियस ने अमेरिकन बेसिस अटैक किए, ईरान डायरेक्टली भी आया। अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली बार डायरेक्टली इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए। ये हिस्टोरिक था, पहली बार ईरान ने इजराइल पर डायरेक्टली अटैक किया। इजराइल ने काउंटर अटैक किया। अमेरिका बीच में है, अमेरिका इजराइल का प्रोटेक्टर है और सऊदी अरेबिया इंटरेस्टिंग पोजीशन है उनकी। सऊदी अरेबिया टेक्निकली इजराइल का दुश्मन था, लेकिन स्लोली सऊदी और इजराइल नॉर्मलाइजेशन हो रही थी। अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद सऊदी अरेबिया और इजराइल के कॉमन एनिमी है ईरान। यही रीजन है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच सीक्रेट कोऑपरेशन थी, लेकिन गाजा वॉर ने ये सब कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। अब सऊदी अरेबिया पब्लिक में इजराइल के साथ नॉर्मलाइज नहीं कर सकता और ईरान इसको अपनी जीत मानता है, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया और इजराइल को एक साथ नहीं आने देना चाहता। आज 2025 और 26 की सिचुएशन ये है कि ईरान न्यूक्लियर पोजीशन के बहुत करीब है। इजराइल और अमेरिका दोनों कहते हैं कि हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने देंगे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सीधा कनेक्टेड है उनकी शिया थियोक्रेसी की सर्वाइवल स्ट्रेटेजी से, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्यूक्लियर डेटरेंस ही उन्हें सेफ रखेगा। ये प्योर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये 1400 साल की डिवाइड का मॉडर्न अवतार है। सुन्नी अरब कंट्रीज प्लस इजराइल प्लस अमेरिका, ईरान प्लस शिया प्रॉक्सीज दूसरे साइड पे, और इस खेल में कॉमन लोग पैलेस्टीनियन, यमनी, लेबनीज एंड इराकी। ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट जोन है और इसका सोल्यूशन अगर कभी आया तो वो भी इस 1400 साल पुरानी डिवाइड को एड्रेस किए बिना नहीं आएगा। तो दोस्तों, एक इंसान की मौत, एक सक्सेसर का सवाल और 1400 साल की कहानी जो आज भी चल रही है। करबला के मैदान से लेकर गाजा की स्ट्रीट्स तक, तेहरान के न्यूक्लियर प्लान से लेकर रेड सी में हौदी मिसाइल्स तक, ये सिर्फ मजहब नहीं है, ये आइडेंटिटी है, ये पावर है, ये सर्वाइवल है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया सो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स और पूरा मिस्ट्री क्राइम सब कुछ इस चैनल पे आता है। बहुत मजा आएगा। और अब एपिसोड 4 के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे एम्पायर की जिसने 600 साल तक पूरे मिडिल ईस्ट पे राज किया। एक ऐसी सल्तनत जिसके आगे यूरोप कांपता था, जिसने मक्का और मदीना दोनों को कंट्रोल किया, ऑटोमन एम्पायर। और फिर एक वर्ल्ड वॉर ने इस जायंट को तोड़ दिया और उसके टुकड़े करने के लिए 2 अंग्रेज और एक फ्रेंचमैन ने मिलकर एक नक्शा खींचा, एक सीक्रेट डील में जिसका नाम था साइकस-पिकट एग्रीमेंट। उस एक लाइन ने आज के पूरे मिडिल ईस्ट के बॉर्डर्स बनाए। इराक, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टीन, जॉर्डन, सब उस एक डील की वजह से है जहाँ पे है, और वो डील ही आज के वॉर की जड़ है। एपिसोड 4, हाउ द ऑटोमन एम्पायर कंट्रोल द मिडिल ईस्ट, बहुत जल्द आ रहा है। बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिले, और तब तक सोचते रहो।